यूनिट 8200 इसराइली डिफ़ेंस फ़ोर्स या इसराइली डिफ़ेंस आर्मी की एक यूनिट इंटेलिजेंस यूनिट है। ऐसे नौजवानों को लिया जाता है जो जिनकी रगों में खून की जगह पर टेक्नोलॉजी दौड़ रही होती है। हमारी दौड़ जो ख़त्म होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हम कोई फ्रीलांसर बन गया। यही वो लोग हैं जो अपनी खिदमत यहाँ पर मुकम्मल होने के बाद दुनिया में काफ़ी बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ की बुनियाद रखते हैं। कोई इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं होती जिसको डायरेक्ट एक्सेस किया जा सके। बेडरूम में आपकी ख्वाहिशात से बढ़ के जो चीज़ें होती हैं वो भी पूरी हो रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिनोरिया मीडिया पर IT सीरीज़ का एक और एपिसोड लेकर आपका दोस्त एंड होस्ट मोहम्मद इरफान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की जो सवालात होने वाले हैं वो बहुत ही हैरत अंगेज़ हैं और उनमें से कुछ सवालात आपके लिए भी हैं। पहला सवाल, क्या आप समझते हैं कि आपका जितना भी डेटा इंटरनेट पर मौजूद है वो सेव है? क्या आप ये समझते हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है वो एक्चुअल प्राइवेसी है? क्या जितनी भी एप्लीकेशन और सोशल मीडिया पर आपने जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं उसके ऊपर जो आपने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है क्या वो दुरुस्त है या नहीं? डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है, रेड रूम्स क्या है या सिल्क रोड क्या है? इसी तरह के हैरत अंगेज़ सवालात के जवाब हासिल करने के लिए हमने IT एक्सपर्ट को दावत दे रखी है। तो मैं चलता हूँ मुफ्ती नईम साहब की जानिब से। बिनोरिया IT सॉल्यूशन से इनका ताल्लुक़ है। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताइएगा कि यूनिट 8200 क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8200 इसराइली डिफ़ेंस फ़ोर्स या इसराइली डिफ़ेंस आर्मी की एक यूनिट इंटेलिजेंस यूनिट है जिसमें जिसकी एक इंटेलिजेंस कोर के नाम से यूनिट 8200 एक स्पेशल यूनिट कहलाएगा। उसको स्पेशल यूनिट कह सकते हैं जो जिसमें 18 से 21 साल के नौजवानों को भर्ती किया जाता है, अफराद को भर्ती किया जाता है। उनका मकसद ये होता है कि जो ऐसे नौजवानों, तमाम अफराद को नहीं लिया जाता, उसमें बाकायदा सिलेक्शन होती है और ऐसे नौजवानों को लिया जाता है जो जिनकी रगों में खून की जगह पर टेक्नोलॉजी दौड़ रही होती है। मतलब वो उनको सोते जागते में ख्वाब भी टेक्नोलॉजी के नज़र आते हैं। यानी टेक्नोलॉजी में बहुत शार्प होते हैं। हाँ, उन्होंने कुछ कारनामे अंजाम दिए होते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। कुछ स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की होती हैं कि वो नज़रों में होते हैं कि ये टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। तो उन अफराद को भर्ती किया जाता है और उनको सिखाया किया जाता है। अगर हम देखते हैं अपने पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यहाँ कल्चर है, हमारे यहाँ IT को लेकर जो हम लोग बात करते हैं, तो हमारा जो मुंतहा होता है, यानी हमारी दौड़ जो ख़त्म होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हम कोई फ्रीलांसर बन गया, कोई मीडिया एक्सपर्ट बन गया या और उसको क्या नाम है डिजिटल मार्केटिंग आ गई और उसने कमाई शुरू कर दी, तो हम समझते हैं कि ये एक एक्सपर्ट IT का हो गया और इसने क्या नाम है IT ये टेक्नोलॉजी सीख ली हैं। जबकि जहाँ हमारी दौड़ ख़त्म होती है उसके कहीं आगे से वो लोग काम करते हैं। उन्होंने बाकायदा इसके लिए ऐसे अफराद को भर्ती किया है जो एक्सपर्ट पहले से होते हैं और जिनकी ख्वाहिश होती है कि कुछ सीखें इसके अंदर। और ये यूनिट सीखता क्या है, इनको सिखाया क्या जाता है? सबसे अहम चीज़ ये है जो हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए काबिल गौर है कि ये सिग्नल्स इंटेलिजेंस पर इसको अपने तलबा को महारत दिलाते हैं और इस पर स्पेशलाइजेशन करवाते हैं और इसी तरह से इनक्रिप्शन एनालिसिस करवाते हैं इन लोगों से कि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या चीज़ होती है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोडिंग करके एप्लीकेशनें बनाई जाती हैं, कोडिंग होती है, तो उसको डी कोड करना सिखाते हैं कि किसी एप्लीकेशन को किस तरह से कोड ब्रेकिंग की जाती है। इसी तरह से इनको साइबर वारफेयर भी सिखाया जाता है। तो यही वो लोग हैं जो अपनी खिदमत यहाँ पर मुकम्मल होने के बाद दुनिया में काफ़ी बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ की बुनियाद रखते हैं। तो ये है थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ। अच्छा, आप 6 गिल के बारे में बता सकते हैं ज़रा, ये क्या चीज़ है? 6 गिल तकरीबन 7 साल कबल इसकी बुनियाद रखी गई है। 6 गिल एक कंपनी है जो कि यूनिट 8200 की साबिक़ा एलुमनाई है, जहाँ उन्होंने अपनी खिदमत दी है। अम्बाल एरेली के नाम से हैं और उन्होंने मशहूर ज़माना इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी है 6 गिल के नाम से। बाद में इसका नाम तब्दील हो गया था, साइबर 6 गिल के नाम से हुआ था। फिर इन्होंने कोलैबोरेशन भी किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी कंपनी की बुनियाद रखी है। और हैरत की बात यह है कि ये तो इसी तरह से जैसे कि राहज़न के हाथ में तलवार पकड़ा देना। तो ये 6 गिल जो है
उनकी जो को फाउंडर है अम्बाल एरेली, उनके मुताबिक डार्क वेब जो है ये एक इंटरनेट का हिडन पार्ट है, छुपा हुआ हिस्सा है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन तमाम की तमाम इनक्रिप्टेड होती हैं। कोई इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं होती जिसको डायरेक्ट एक्सेस किया जा सके। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एनोनिमस वे पर शेयर की जाती हैं, जो आपस में शेयरिंग होती है इंफॉर्मेशन की, आपसे मेरे पास और मुझसे आपके पास जो जाती हैं इंफॉर्मेशन, वो एनोनिमस वे पर जाती है। हम इसको बाद में बात करेंगे डिटेल के साथ कि क्या तरीक़ाकार होता है। इसी तरह से हमने बात की थी यूनिट 8200 की, तो इनकी एक और एलुमनाई हैं, काफ़ी मशहूर हैं, जिनका नाम है गोल्ड स्टेन के नाम से हैं। तो हमने काफ़ी अरसे पहले, जब इनकी उम्र तकरीबन 15 साल थी, उस वक्त अपनी फ़ौज के लिए IDF के लिए, इसराइली डिफेंस फोर्स के लिए, इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाकर दी थी जिसमें सोल्जर का लोकेशन मैप, जैसे आप लोगों ने अगर गेम वगैरह खेला हो, नाज़रीन ने खेला हो, तो वो जानते होंगे कि जब वो लोग खेल रहे होते हैं तो वो लोकेशन लगाते हैं मैप के ऊपर, किसी चीज़ को मार्क करते हैं या अपनी लोकेशन शेयर करते हैं या कोई मार्क लगाते हैं कि हमें यहाँ पर जमा होना है या इस चीज़ को हिट करना है। तो वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट वो 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फ़ौज को बना कर दिया था। उस वक्त तो ज़ाहिर इनकी उम्र 15 साल थी, इसके बाद 18 से 21 साल के अंदर तो ज्वाइन किया जाता है इस यूनिट 8200 को। तो इस लेवल के ऊपर ये लोग काम करते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन से मुझे सिल्क रोड याद आ रहा है। तो नाजरीन, मैं आपको भी बताता चलूँ कि सिल्क रोड एक्चुअली क्या है, डार्क वेब का ये एक पार्ट है। जिस तरह हमारे पास सरफेस लेवल पर ई-कॉमर्स वगैरह की वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं वो सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, उन सब की आईडीज़ हैं और सबको पता चल रहा है कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। तो सिल्क रोड जो है वो डार्क वेब की एक ऐसी वेबसाइट यूँ कह लें, या एक इस तरह का रोड है, इस तरह की वहाँ पर ई-कॉमर्स होती है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हिडन है, सारी की सारी इनक्रिप्टेड है। और आपको जान के ये बात हैरानगी होगी इस बात से कि आप कुछ भी किसी भी वक्त किसी भी सूरत में किसी से भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मीन्स ये कि मैं आपको इसकी इंतहा ये बता दूं कि अगर आपको किसी का हेड चाहिए तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, जी फ़लाँ बंदे का जो फ़लाँ मुल्क में रहता है मुझे उसका हेड चाहिए, और वो काट के आपको डिलीवर कर दिया जाता है। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होती है। तो चलें उमेर बेग साहब की तरफ चलते हैं। उमेर बेग साहब भी बिनोरी IT सोल्यूशन का एक अहम हिस्सा है। तो उमेर बेग साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि रेड रूम्स क्या हैं? रेड रूम ये है कि भाई रेड रूम में आपकी ख्वाहिशात से बढ़ के जो चीज़ें होती हैं वो भी पूरी हो रही होती हैं। यानी अगर आप वहाँ पर रेड रूम में जाते हैं तो वहाँ पर सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग से फिरे हुए होते हैं, या तो फिर उनकी ख्वाहिशात का लेवल जो है एक लेवल होता है जो उनके पास पैसा बे-इख्तियार होता है, बेमिकदार होता है, तो उनको समझ नहीं आता वो पैसा कहाँ पर लगाएं। तो सेटिस्फेक्शन लेवल उनका जो ऐसा होता है कि उनको किसी के मरने पे खुशी होती है, किसी को तकलीफ़ देने पे, साइकोपैथ टाइप के जो लोग होते हैं, किसी को तकलीफ़ देने में उनको सुकून मिलता है। तो इस तरह के लोग जिनका दिमाग बिल्कुल फिरा हुआ होता है वो रेड रूम को ज्वाइन करते हैं। रेड रूम बेसिकली एक रूम है जहाँ की मेंबरशिप होती है, और वो मेंबरशिप भी 3-4 हिस्सों में मुश्तमिल है। मेंबरशिप में एक बेसिक लेवल है जिसको हम व्यूअर लेवल कहते हैं, जिसकी मेंबरशिप कॉस्ट 0.1 BTC है, यानी बिटकॉइन, जो अराउंड 20,72,000 बनती है। तो इसी तरह दूसरा स्टेज क्या है, मास्टर लेवल या कमांडर लेवल। मास्टर और कमांडर लेवल में फ़र्क क्या है कि कमांडर में आप कमांड दे रहे होते हैं, यानी व्यूअर में सिर्फ व्यू कर सकते हैं, और कमांडर में आप कमांड दे रहे होते हैं। कमांड्स कैसी होती हैं, या तो वो सेक्सुअल डिज़ायर आपकी पूरी करेगा कि आप इस तरीके से आप सेक्सुअल थिंग अप्लाई करें या इस पोजीशन में, या जो भी उसकी डिज़ायर होगी और उसको वो ही करना पड़ेगा चाहे वो चाहे या ना चाहे। सही है। दूसरा ये है कि उसको इस तरह की तकलीफ़ें दी जाएंगी कि आप इसी वक्त अपनी लाइफ आँख निकाल के मेरे सामने रख दें, तो वो खुद ही वो अप्लाई करेगा, या तो फिर खुद करेगा या उसको कमांड दी जाएगी कोई और बंदा इसकी आँख निकाले इसके सामने और ये ज़िंदा रहे जब तक उसकी आँख निकल रही होगी। इस तरह के रेड रूम में कमांड्स हम देते हैं। और इसी तरह एक स्टोरी ये भी थी कि वो पील करते रहे अपनी स्किन को हत्ता वो मर जाए।
सही है। यानी इस तरह का है कि पीलर से, जिससे हम सब्ज़ी वगैरह पील ऑफ करते हैं, तो उससे पील ऑफ करते रहें और वो यानी मर जाए, उस हद तक वो चले जाए। इसके बाद ग्रैंड मास्टर होता है। ग्रैंड मास्टर की जो मेंबरशिप होती है वो तकरीबन 10 BTC होती है, जो अराउंड करोड़ों में बनती है। तो इसका ये होता है, ग्रैंड मास्टर आपको बताता है कौन सी जगह पे करवाना है, कौन सी इन्वायरमेंट पे करवाना है, और ये लिमिटेड सीट्स होती हैं। ये हर कोई ग्रैंड मास्टर अवेल नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मुताबिक वो इवेंट रखा जाता है, उन तारीख़ों में रखा जाता है, उन इन्वायरमेंट में रखा जाता है, उन लोगों को लेके आया जाता है, वो जो पसंद करेगा उसी हिसाब से वो रेड रूम की अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, रेड रूम तक पहुंचने के लिए आपको टॉर्क ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा, नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेसिबल नहीं है। ये स्पेशल ब्राउज़र होता है, गूगल क्रोम वगैरह से नहीं होगा, जो आपकी आइडेंटिटी को हिडन रखता है। तो यहाँ पर सारा बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने आप को हिडन रखें, अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करें। तो ये एक ऐसा घिनौना गेम है, गेम कह सकते हैं, या इवेंट है ऐसा घिनौना, लाइव इवेंट है। आप लाइव इवेंट में एंटर हों और अपनी ख्वाहिशात को, जो ऐसी ख्वाहिशात जो दरिंदगी से भी आगे जाके खुलती हैं, तो ये इसी तरह आप, अगर मैं रेड रूम की मिसाल दूं, अगर मूवी लेवल पे बताऊं, तो 100 1 2 3 4 5 6 7 8 लेवल तक आप अगर 100 फिल्म मूवी देखें तो उसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि इंसान को किस तरह, किस लेवल में जाके तकलीफ़ें देनी है, उनको एक टास्क देना है, सही है। उस टास्क को वो अकम्प्लिश करेंगे तो वो लाइव उनको देंगे। अगर वो टास्क अकम्प्लिश नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे। तो वो ड्यूरेशन लेवल भी होता है, और उसके बाद उसको तकलीफ़ का लेवल भी इतना बड़ा वो होता है कि आपको अपने पिलर से अपने नाखून उखाड़ने, एक एक करके नाखून पूरे उखाड़ने हैं, या आप अपने कान को काटेंगे खुद अपने हाथों से, इस लेवल का वो उनको टॉर्चर करते हैं। अच्छा, कॉमन प्लेटफॉर्म है एक बीगो लाइव करके, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीगो लाइव के अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो बीगो लाइव और रेड रूम्स के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं? बीगो लाइव और रेड रूम में सिमिलरिटीज़ ये हैं कि बीगो लाइव में भी आप देखें तो उसमें ये होता है कि बेहुदा हरकतें और दूसरी फहाशी फैलाने वाली चीज़ें हो रही होती हैं लाइव। अच्छा, 2 प्लेयर्स होते हैं या मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं, खेल होते हैं, जैसे मैं और आप खेल रहे हैं, सही है। तो आपको मैंने कोई टास्क दिया, आपने अकम्प्लिश नहीं किया या कंप्लीट नहीं किया, या आपका टास्क 50% हुआ और वो टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो गई जो सेट हुई थी हम दोनों के दरमियान, तो ये होता है कि फिर उसके बाद उसको मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। अब वो पनिशमेंट चाहे वो कपड़े उतारने की हो, चाहे वो कोई गलाजत की हो, बेशर्मी की हो, आपको करनी है। आप नहीं करेंगे तो आपकी पॉइंट्स कटेंगे या आपको फाइनल लगेगा, सही है। तो आपको करनी होती है। तो बीगो लाइट में भी यही है कि आप उनके ओपोनेंट के गुलाम हैं, जो वो आपको कहेगा, चाहे वो कह रहा है आपके कपड़े उतार रहे हैं, कितनी गलत बात है किसी के सामने आप कपड़े उतार रहे हैं, या कोई बेहुदा हरकत करें, अपने ऊपर पानी फेंकें, झुकें, ऐसे हरकतें करें, उल्टी सीधी हरकतें करें, या जो भी है, तो ये आप देख रहे हैं कि आप उसके एक तरीके से गुलाम हो गए, आप जो वो कह रहे हो वो करे जा रहे चंद पैसों के इवज़। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ना सरफेस वेब पे आते हैं, टेस्टिंग होती है, फिर इनका जो क्रूअल वे होता है ना, जो बिल्कुल निचले दर्जे की चीज़ें होती हैं ना, उनको एक्सट्रीमिज़म में लेके जाके ये लोग डार्क वेब में अप्लाई करते हैं। ब्लू व्हेल एक गेम आया था, आपको पता होगा कौन सा। ब्लू व्हेल में क्या था, वो टास्क देते थे, आपका टास्क बेस्ड था। अब वो टीनेजर को पॉइंट आउट कर रहे थे, और उसमें ये क्या सीन था कि ब्लू व्हेल में जो टास्क दिया है आपको अकम्प्लिश करना है, तो वो माइंडसेट इतना सेट हो गया था, इतना पागल कर दिया था अपने आप को, क्या हिप्नोटाइज करते हैं ना, वो बिल्कुल आपके काबू में हो जाता है, वो गेम के काबू में हो गए थे। गेम कहता था कि आप सुसाइड करें तो सुसाइड होती थी। और बीबीसी की जनवरी आई थिंक 2019 की न्यूज़ ये है कि 50+ किड्स ने सुसाइड अटैम्प्ट की थी। वो किस लिए की थी? ब्लू व्हेल में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे।
हर चीज़ को एक्सट्रीमिज़म में आप लेके जाएंगे ना, इसलिए हम लोग ये कहते हैं भाई अपने बच्चों वगैरह को देखें कौन सी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और किस इन्वायरमेंट में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लू व्हेल आई थी, उस पर पाबंदी लगी, पर वो इतना लेवल पे ले गए। इसी तरह कुछ लोग पबजी भी इस लेवल में खेल रहे होते हैं। एक कराची या पाकिस्तान का ही वाक़या है कि उसने पबजी खेल खेल के वो इतना एडिक्टेड हो गया था, उसने अपने दोस्त की जान ले ली, लाइफ ले। तो ये इस तरह के गेम्स होते हैं। तो इस लेवल पे हम बच्चों को ना छोड़ें कि इस लेवल तक पहुंच जाएं या टीन एज में पहुंच जाएं कि वो सारी चीज़ें जो हैं अटैम्प्ट करना शुरू कर दें, लाइफ अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। तो बच्चों की भी खैर खबर रखें हम लोग। और ये जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कोई बच्चा टॉर्क वेब पे जाके या टॉर्क ब्राउज़र डाउनलोड करे या रेड रूम के ऊपर सर्च करे। कोशिश करें इससे जितना दूर आप रख सकते हैं अपने आप को रखें, क्योंकि इसी तरह 2 फ्रेंड्स थे जो फर्स्टली अपने स्टडीज़ के लिए जमा हुए थे। तो उनका मोटिव ये था कि स्टडीज़ करनी है उनको। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने इसके बारे में सुना, फिर रेड रूम सर्च किया, फिर उसने दोनों में से एक दूसरे को ब्लैकमेल किया कि भाई तुम्हारे अब्बू का वो कार्ड है और तुमने ये हरकत की थी, मुझे कार्ड नंबर बताओ। पैसे तो थे नहीं, क्योंकि बिटकॉइन में पेमेंट होती है, बिटकॉइन महंगा होता है। तो इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई। फिर इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक लाइव होता है और एक जो रिकॉर्डेड सीन्स होते हैं। रिकॉर्डेड सीन्स जो होते हैं वो सस्ते होते हैं कुछ, और लाइव जो होते हैं वो महंगे होते हैं। जैसे मेंबरशिप के 3 स्टेप बताए, और मे बी पॉसिबल उसमें रेट अभी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो गए होंगे, पर मिनिमम इतने देने हैं पैसे, तो ये काफ़ी होते हैं पैसे। चाहे आप USD में देख लें इनको या पाक रुपी में या किसी और रुपीस में देखें। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रजिस्ट्रेशन की। अब जब रजिस्ट्रेशन की तो वो लेवल पूछने लगा, लाइव और या रिकॉर्डेड। तो लाइव में गए। अब लाइव में जब रूम में एंटर हुए, वो 18 बिलो थे स्टूडेंट्स, तो लाइव में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि वो कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई मैसेजेस वो देख रहे होते हैं कि एक इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई आप अपना हाथ काटें। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको मज़ा आने लगा, उनको फील होने लगा। पहले तो बंदा ढह जाता है पहले। और इन चीज़ों पे अगर आप सर्च करें तो ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि आपको 2-3 दिन तक नींद नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ का ख्याल करें, अपने बच्चों का नज़र रखें और इन चीज़ों पे बचने की नहीं, बिल्कुल इंतहाई अफसोस का मकाम है कि हमारा जो बेसिक लेवल शुरू हो रहा है वो बीगो लाइव और इस तरह की एप्लीकेशन से शुरू होता है और फिर डार्क वेब की तरफ, टॉर की तरफ जाता है। तो नाजरीन भी अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें कि वो उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कौन सी एप्लीकेशंस पे वो काम कर रहे हैं या देख रहे हैं या सीख रहे हैं। और आजकल जो ये अर्निंग कॉइन्स वाले भी आ गए हैं, ये एप्लीकेशन भी ज़रा वालिदैन की निगरानी में होनी चाहिए कि किस हद तक ये मुफीद है या नहीं। हम चलते हैं दोबारा मुफ्ती नईम साहब की तरफ। मुफ्ती नईम साहब, ये बताइएगा कि डार्क वेब और सरफेस वेब में क्या फ़र्क होता है या ये हैं क्या चीज़ें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसे। सरफेस वेब तो ये होता है ना, जो हम लोग नॉर्मली कुछ चीज़ सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, और कुछ हम लोग वहाँ पर कोई वेबसाइट खोलते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं अपनी, वहाँ पर एप्लीकेशन रन करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ अपनी देखते हैं। तो ये जो कुछ भी हम लोग नॉर्मल ब्राउज़र पर या हम लोग देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लोग विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ का ब्राउज़र होता है एज, हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग मैक यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस पर हम सफारी यूज़ कर रहे होते हैं ब्राउज़र, वहाँ पर सर्फिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये सब सरफेस वेब में आती हैं। इसी तरह बहुत सी मशहूर कंपनीज़ हैं जिन्होंने ब्राउज़र बनाए हुए हैं, जैसे गूगल क्रोम का आपने नाम सुना होगा, और इसी तरह से मोज़िला फायरफॉक्स है और ऑपेरा वगैरह है। ये ब्राउज़र पर जो कुछ इनके सर्च इंजन भी जितने भी सरफेस वेब तक ही महदूद होते हैं। सर्च इंजन जैसे कि हम लोग मशहूर सर्च इंजन हैं, जैसे याहू है, गूगल है, दूसरे सर्च इंजन है। जितना भी एक्सेसिबल डाटा होता है सरफेस वेब पर, इन नॉर्मल ब्राउज़र के ज़रिए वो सरफेस वेब कहलाता है। और इंटरनेट का वो हिस्सा जो रिवायती सर्च इंजन के ज़रिए एक्सेसिबल नहीं होता, उसको हम लोग डार्क वेब कहते हैं। तो ये डार्क वेब मंजर आम पर कब आया, कब लोगों को पता चलना शुरू हुआ इसके बारे में? मार्च 2000 में एक आयरिश तालिब इल्म है लेन क्लार्क के नाम से, उसने
फ्री नेट रिलीज़ किया था 2000 के आसपास की बात है। उससे पहले काफ़ी प्रोजेक्ट चलते रहे। उमूमन आर्मीज़ हैं, जैसे अमेरिकन आर्मीज़ हैं, दूसरी हैं, वो अपने आप को सिक्योर रखने के लिए ना कि इस नेट पर अगर हम लोग कोई भी चीज़ आपस में शेयर कर रहे होते हैं या सर्व कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमारी IP एक्सेसिबल होती है, हम रसाई होती है उस तक, हमें यानी हमारी शनाख्त तक रसाई हो सकती है। इसी तरीके से जो भी मवाद होता है वो इनक्रिप्टेड करना इतना आसान नहीं होता। तो उनको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके लिए उनको ख़ुद से मेहनत ना करनी पड़े अपनी IPs, अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए, अपने मवाद को इनक्रिप्टेड रखने के लिए। तो उस वक्त ये आइडिया आया था कि कुछ ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जो आम रूट से हट कर हो, जिस रास्ते पर सब लोग चल रहे हैं एक अलग रास्ता इख्तियार किया जाए। तो ये आर्मी के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और डार्क वेब कोई बुरी चीज़ और गलत चीज़ नहीं है। जैसे अगर हमेशा हम लोग इसको, जैसे उमेर साहब ने भी बहुत सारी हमें उनको तो सुन के बड़ी सुना है, डर सा लगने लग गया। तो सिर्फ ये डार्क वेब को इन्हीं एक्टिविटीज़ के साथ नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि ये तो बाय नेचुरल कुदरती तौर पर ऐसा हो गया कि जो जराइम पेशा अनासिर थे ना, उनको सबसे महफूज जगह ये नज़र आई अपने जराइम वगैरह दूसरी चीज़ों के लिए। तो आयरिश तालिब इल्म ने, जैसे हम बात कर रहे थे, 2000 में फ्री नेट के नाम से एक रिलीज़ किया था, जो क्या होता था पीर टू पीर का कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि वो एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड नहीं होते। अगर मैं कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा डेटा जिससे मैं शेयर कर रहा हूँ उसके साथ मुंसलिक होगा और उसका डेटा मेरे साथ, ठीक है। तो हम जैसे आपस में कुछ शेयरिंग कर रहे होते हैं ना लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, इसी तरीके से पीर टू पीर कनेक्टिविटी। तो एक आइडिया निकाला था उसने कि पूरे इंटरनेट पर रहते हुए इस तरीके से कनेक्टिविटी पीर टू पीर होगा, वो और थर्ड पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ उन्होंने शुरू किया था, लेकिन डार्क वेब उस वक्त मशहूर नहीं हुआ था। डार्क वेब इसके बाद तकरीबन 2002 में टोर ब्राउज़र जब रिलीज़ हुआ था ना, टोर दी ऑनियन राउटिंग कहलाता है, TOR दी ऑनियन राउटिंग। तो इसके रिलीज़ होने के बाद ये टोर ब्राउज़र जब सामने आया तो डार्क वेब की इस्तिलाह मशहूर हुई थी। और डार्क वेब आवाम के अंदर जो मशहूर हुआ है ना, तो ये सिल्क रोड का, जैसे आपने बात की थी ना, जो वाक़या हुआ था, जैसे कि लोगों ने eBay पर जब देखा कि यहाँ पर चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, और इसी तरह से भी लोग ये चाहते हैं कि ये चीज़ अगर कोई जिसको बेचना चाह रहा हूँ मैं, और जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ, हम लोगों की शनाख्त भी छुपी रहे और हम लोगों का जो कुछ भी आपस में मामलात हैं ना, वो भी किसी को ना पता चले किसी भी तौर पर। तो उस वक्त ये उन्होंने सिल्क रोड eBay को देखते हुए, जैसे इन्होंने बेगो लाइव वगैरह और टिकटॉक वगैरह की बात की है ना, तो ये प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सरफेस वेब के ऊपर या नॉर्मल वेब के ऊपर पहले उनको आजमाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाद फिर वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो सिल्क रोड है ये eBay का डार्क वेब वर्जन है। तो अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि क्या सरफेस वेब से चोरी शुदा डेटा डार्क वेब पर सेल आउट किया जा सकता है, बेचा जा सकता है? हाँ, ये तो आपने अक्सर उमूमन मैसेज देखा होगा कि आपके पास मैसेज SMS आते होंगे जिसमें आपको कह देंगे इरफान भाई आपका अपना AC हमसे ठीक करवाएं। तो और आपको मैसेज आया है और लगता है आपको कि तो कोई जानने वाला AC वाला है, शायद गली मोहल्ले वाला है, तो उसको आपका नाम मालूम है जी, आपका कॉन्टैक्ट पर उसने रब्ता किया है, और भी मालूमात उसके पास हो सकती हैं, ईमेल एड्रेस, जो कुछ भी आपकी मालूमात वसूल हुई हैं सरफेस वेब से किसी भी तरीके से निकाली गई हैं, और वो उसने कहाँ से ख़रीदी होंगी। हम ये नहीं कहते कि ये ऐसी वाले ने वो वहाँ से ख़रीदी हैं ये वाली मालूमात, लेकिन इस तरह की मालूमात जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना अपनी, वो कहाँ से वसूल करते हैं लोग और कहाँ बेची जाती हैं। तो सरफेस वेब पर जिन लोगों को सिक्योर रखना नहीं आता अपना डेटा, और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, आपने देखा होगा
कि क्लाउड सबसे बड़ा मामला ये है ना कि क्लाउड पर एप्लीकेशन है, अकाउंट की एप्लीकेशन आपकी चल रही है, आपकी एप्लीकेशन है अकाउंट की, और आपका तमाम का तमाम डेटा उसमें, जैसे मिसाल के तौर पे ये मीडिया वाले हैं, इनका तमाम रिकॉर्ड जा रहा है कि उन्होंने क्या चीज़ कब ख़रीदी थी, किससे ख़रीदी थी, कुछ किया था, उन्होंने अपने अकाउंट पे अपने ऑडिट के लिए रखा, और वो डेटा वो तो उन्होंने उनका अपनी एप्लीकेशन ही अपने सर्वर पर नहीं चल रही, क्लाउड पर चल रही है। तो जो लोग क्लाउड से मुंसलिक हैं, टेक्निकल अफराद हैं, दूसरे लोग हैं जो उसके ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं, उनमें से कोई इन मालूमात को जो समझता है कि काफ़ी उसके लिए अट्रैक्टिव हैं या डार्क, उन लोगों के लिए, जराइम पेशा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल ये मालूमात हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा पूरे के पूरे बैंक का पूरा रिकॉर्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड, फ़ोन नंबर, नाम, आईडी, पता, घर का पता, पूरी लिस्ट डार्क वेब पर मिल रही होती है। ये तो कुछ भी सेव नहीं है जी। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम आपको बताते चलें कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ आगाही के लिए है, ताकि आप और आपके बच्चे और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो उन चीज़ों से बचें, ना कि इसका इस्तेमाल करें। तो मुफ्ती साहब, मेरा अगला सवाल इस हवाले से ये है कि टोर क्यों और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? टोर ब्राउज़र जो है उमूमन नेगेटिव एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, और सर्वे भी है इसके हवाले से 2014 में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से दूसरे नंबर पर ब्लैक मार्केट्स हैं, जितनी भी ख़रीदो फ़रोख्त है ना, गैर कानूनी या हम कहेंगे नाजायज़ ख़रीदो फ़रोख्त हैं, वो सब की सब यहाँ पर होती हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और तो इनके हम वैसे जैसे देखते हैं कि टोर पर जितनी एक्टिविटी है और जितना यहाँ पर क्या नाम है वेबसाइट्स हैं सरफेस वेब के ऊपर, उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा एक्टिविटीज़ टोर पर, और जो ये गैर कानूनी और या गैर नाजायज़ सरगर्मियाँ होती हैं, ऐसा हम क्या कहते हैं, हम अपने उसमें तो गैर मज़हबी सरगर्मियाँ कह सकते हैं, तो ये ज़्यादा होती हैं। तकरीबन 76,300 वेबसाइट्स का तखमीना लगाया गया है जो इन एक्टिविटीज़ के अंदर में मुलव्विस हैं। मुफ्ती साहब, डार्क वेब और डीप वेब में फ़र्क क्या है? डीप वेब वो होता है जो कि रिवायती सर्च इंजन है, उस पर इंडेक्स नहीं होता, इंडेक्स यानी हम उसको कहते हैं कि विजिबल नहीं हो सकता उसके ऊपर, या वो मवाद हमें सर्च इंजन पर नहीं मिलता। अगर हम तलाश करते हैं ब्राउज़र के ऊपर तो हमें सर्च इंजन पर वो मवाद नहीं मिलेगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये डीप वेब है। तो इस तरह का कोई भी मवाद होगा, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं उसकी। अगर किसी वेबसाइट तक या किसी मवाद तक हम लोग सर्च इंजन के ज़रिए नहीं पहुंच सकते तो हम उसको डीप वेब कहेंगे। जबकि डार्क वेब वो होता है, वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जो कि जानबूझकर छुपाया गया होता है, जानबूझ के एक्सेसिबल नहीं किया होता आम लोगों के लिए, उसको इनक्रिप्टेड बनाया जाता है, उसकी शनाख्त खुफिया रखी जाती है। ऐसा मवाद जो भी होगा वो डार्क वेब कहलाएगा। तो डीप वेब जो हैं ये भी बता दें कि वो डीप वेब कौन कौन सी होती हैं? डीप वेब आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपनी ईमेल को लॉगिन करते हैं और आपके पास पूरी ईमेल्स की फहरिस्त होती है, आप देख सकते हैं उसको कि कौन सी ईमेल आपने भेजी हैं, कौन सी रिसीव की हैं, कौन सी जंक में आई हुई हैं। तो तमाम एक्टिविटीज़ जो लॉगिन होने के बाद आप एक्सेस कर सकते हैं उसको हम डीप वेब कहते हैं। उनकी कैटेगरीज़ हैं, जैसे ईमेल है, ऑनलाइन बैंकिंग है, आप अगर लॉगिन होते हैं तो अपना अकाउंट वगैरह को देख सकते हैं, हर एक एक्सेस नहीं कर सकता, तो हम इसको डीप वेब कहेंगे। इसी तरह से क्लाउड स्टोरेज है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो कि क्लाउड पर दस्तयाब होती हैं, हर एक को एक्सेसिबल नहीं होती। जैसे कोई एप्लीकेशन, हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का काम करते हैं तो हम क्लाइंट को एक एप्लीकेशन बना कर देते हैं कि जो वो उसके पीसी पर नहीं होता, उसके सिस्टम पर नहीं होता उसका डेटा। जब भी वो डेटा फीड करता है या डेटा फेच करके लेकर आता है तो वो डेटा उसको क्लाउड से आ रहा होता है। तो क्लाउड पर रखा हुआ डेटा भी सर्च इंजन में एक्सेसिबल नहीं होता, वो किसी को नज़र नहीं आएगा, कोई भी सर्च इंजन उस तक रसाई हासिल नहीं करता। ये नहीं है कि सर्च इंजन इस काबिल नहीं होते कि रसाई हासिल ना कर सकें, लेकिन सर्च इंजन को उनकी रसाई से महफूज रखा जाता है क्योंकि ये प्राइवेट डेटा तस्वुर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डीप वेब एक प्राइवेट डेटा है। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी खिदमात होती हैं जो कि आपको पे करनी पड़ती हैं, जिनके लिए पे करना पड़ता है। और इसी तरह से सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं, जो आप लॉगिन होते हैं तब आप अपनी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, लेकिन जो आप शेयर करेंगे वो तमाम लोगों के लिए एक्सेसिबल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डीप वेब में काउंट करते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि जो रिवायती सर्च इंजन होता है, जो नॉर्मल हम सर्च इंजन यूज़ करते हैं,
तो उसके वो एक ख़ास प्रोटोकॉल के थ्रू काम कर रहा होता है, हाइपर लिंक को फॉलो कर रहा होता है। तो उसकी लोकेशन, उस पे की जाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम उनको पहचान सकते हैं, उसको फॉलो अप कर सकते हैं, उनकी डेस्टिनेशन, उनकी लोकेशन को चेक कर सकते हैं। लेकिन जो डार्क वेब वाली जितने भी सर्च इंजन है, इनको ना तो फॉलो अप किया जा सकता है, ना इनकी डेस्टिनेशन को देखा जा सकता है। मुफ्ती साहब, मैं अगले सवाल की तरफ चलूँगा। रिवायती सर्च इंजन कौन कौन सा मवाद इंडेक्स नहीं कर पाता, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। ये सवाल तो है ही अहमियत का हामिल, लेकिन जवाब भी थोड़ा ज़िम्मेदारी का है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर रिवील किया जाए तो बहुत से शर पसंद अनासर या कुछ ऐसे मनफी सोच रखने वाले लोग इनको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा इस वे में इसको एक्सप्लेन करें कि कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी रहे। तो एक कॉन्टेक्चुअल वेब होती है जो इस तरह की रेंज होती है, आईपी वगैरह एड्रेस और या नेविगेशन होते हैं, प्रीव्यूज़ नेविगेशन के, हम लोग इधर से इस सफ़े से इस सफ़े पर मूव कर रहे हैं, और इसके बाद जैसे कि आप लोगों की ब्राउज़र की हिस्ट्री होती है ना, इसी तरह से एप्लीकेशन और वेबसाइट वगैरह की नेविगेशन, और इसी तरह से तमाम के तमाम आईपी एड्रेसेस वगैरह होते हैं। तो ये सर्च इंजन को इंडेक्स नहीं करता है। और इसी तरह से डायनामिक कंटेंट जो होते हैं ना, कि एक फॉर्म फिल करते हैं, जैसे गूगल फॉर्म आपने देखा हुआ है, वेबसाइट के फॉर्म होते हैं, उसमें अपना पूरा डेटा आप फीड करते हैं। अगर वो सर्च एबल हो जाएगा, सर्च इंजन पर एक्सेसिबल हो जाएगा लोगों के लिए, तो सारी प्राइवेसी चली जाएगी। तो इसी तरह से डायनामिक कंटेंट, तो डायनामिक कंटेंट की सूरत में अगर कोई अपने किसी भी कंटेंट को आपस में रब्ता रखने के लिए या किसी दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहे, तो वो उसको मालूम होता है कि ये सर्च इंजन में एक्सेसिबल नहीं है। ज़ाहिर है वो सर्च इंजन इसको कुछ इग्नोर करता है। तो इसी तरीके से नॉन HTML या नॉन टेक्स्ट कंटेंट होते हैं। नॉन HTML नॉन टेक्स्ट, जैसे कि एक इमेज है, एक तस्वीर है, ये तो एक तस्वीर है ना, कोई इसमें टेक्स्ट नहीं है, लेकिन ये कोड होता है इसके अंदर। अगर कोई शख्स इमेज की कोडिंग के अंदर, इमेज के कोड के अंदर कुछ चीज़, कुछ टेक्स्ट, कुछ इंफॉर्मेशन हिडन रखता है, तो वो सर्च इंजन में एक्सेसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत सारी प्राइवेट वेब होती हैं, जैसे कि हमारी एप्लीकेशंस होती हैं जो लॉगिन होने के बाद हम लोग जाते हैं। तो स्क्रिप्टेड कंटेंट होते हैं कुछ, जैसे जावास्क्रिप्ट, दूसरी चीज़ें इस तरह की होती हैं ना कंटेंट के अंदर, यानी वेब पेजेस के अंदर। तो बहुत से सॉफ्टवेयर भी होते हैं इस तरह के, जो कि जैसे हमने टोर वगैरह की दूसरी बात की। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्च इंजन की हुदूद या दायरेकार से बाहर होते हैं। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि कौन सा सर्च इंजन है जो डीप वेब को तलाश कर सकता है? सरफेस वेब के लिए जैसे हमने देखा बहुत से सर्च इंजन हैं, वो मशहूर सर्च इंजन है जो कि तलाश करते हैं, लेकिन डीप वेब के लिए अभी तक कोई ऐसा यानी ऑफिशियल जिसे सर्च इंजन कहें हम लोग नहीं है। उमूमन अगर कोई टोर ब्राउज़र यूज़ करता है तो उसमें डकी गो के नाम से और दूसरे, लेकिन कुछ हैं जो प्राइवेट लोगों ने यानी ऐसा कह सकते हैं कि किसी ऑफिशियल किसी इदारे ने या किसी ने अभी तक इस पर काम नहीं किया हुआ, लोग अपने मकासद के लिए बनाते हैं, तो वो एक तरीके से प्राइवेट सर्च इंजन होता है, या फिर उसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। बहुत से इस तरह के सर्च इंजन पे अभी भी काम हो रहा है, जैसे डीप पीप के नाम से भी हैं और डीप वेब टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं। इस तरह के सर्च इंजन तो कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कुछ सर्च इंजन है जो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, और उमर बेग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारा ये जो सेगमेंट था ये आगाही सेगमेंट था। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो आगाही, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है उसको आप फॉलो करें, बल्कि इसका मेन मकसद ये है कि आप अपने अहलो अयाल, अपने बच्चों और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, इन सब को इन सारी चीज़ों से बचाएं। अगर इस सेगमेंट के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल कर सकते हैं। आपकी सवालात की फहरिस्त का हम एक और एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।